हेलो जी, दिस इज़ इरज़ार। वेलकम बैक टू ट्रेड विद द यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स के बारे में, कुछ न्यूज़ के बारे में, आईएमएफ की रेगुलेशंस के बारे में, आईएमएफ का जो रिव्यू चल रहा है उसके बारे में, कुछ इंटरनल न्यूज़ देखेंगे, कुछ इंटरनल बाइंग्स देखेंगे। देन हम अपनी कुछ स्क्रिप्ट्स को आज डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें हम मोस्टली जो मेरी नज़र में कुछ चंद स्क्रिप्ट्स हैं उनमें एयरलिंक, टीजीएल, एंग्रो होल्डिंग्स, मारी और पोल है। तो हम इनको भी डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इंडेक्स की अपडेट से। इंडेक्स हमारे पास आज दोबारा नेगेटिव 490 पॉइंट्स खुला है। पहले तो फर्स्ट हाफ में तो पॉजिटिव रहा था और हमने देखा भी उसको पॉजिटिव थोड़ा सा, तकरीबन यहाँ से इसने ओपनिंग दी थी और थोड़ा सा तकरीबन इसने आपके पास कोई 100-200 पॉइंट्स पॉजिटिव रहा। देन अगेन ये डिक्रीज होके नीचे दोबारा आपको मिल रहा है आज। तो आज दोबारा मिला है हमें नीचे इस सपोर्ट जोन पे। तो इस सिनेरियो में मैंने अपना कल भी यही टेक रखा हुआ था कि इसमें मेरे पास दो पॉसिबल सिनेरियो हैं। अब अगर यहाँ से ये सपोर्ट रीजन से बाउंस बैक लेता है तो ये एक रेजिस्टेंस रीजन है 1,13,800 से 1,14,220 तक का। तो यहाँ ये इसके लिए मेजर रेजिस्टेंस जोन होगा। अगर इसको क्रॉस करेगा तो मजीद अपवर्ड लेवल्स अचीव कर सकता है, लेकिन अगर इसको ब्रीच नहीं करता तो मजीद नीचे आके दोबारा अपना डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में देखूं तो डेली टाइम फ्रेम में अभी भी ये मेरे पास कंसोलिडेशन फेज में ही है। ये अगर आप बिल्कुल कंसोलिडेशन खूबसूरत सी देख रहे होंगे, लेकिन आवरली टाइम फ्रेम में चूंकि ये इसने ये ब्रेकआउट दिया था ट्रेंड लाइन का, तो ये हमारे पास एक अपवर्ड ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका था। लेकिन अगेन हमारे पास अभी इस वर्ज ऑफ केओस पे खड़ा है कि अगर यहाँ से नीचे गया तो तबाही है, यहाँ से ऊपर हमारे पास गया तो फिर हमें थोड़ा गेंस दे सकता है। अगेन ये डिपेंड करता है हमारे पास मज़ीद कैसे मार्केट बिहेव करती है इस पे। कैंडल्स तो बहुत बेरिश बनी है हमारे पास आज, और इतनी कोई ख़ास इसमें बुलिश प्रेशर नहीं दिख रहा। हालांकि सुबह थोड़ा सा मार्केट हमारे पास इसने पंप लिया था और 500 पॉइंट्स तक का पंप लिया था। देन अगेन पूरा पूरा दिन मार्केट गिरी है। तो मज़ीद अगर हम बात करें तो पॉइंट किसने कंट्रीब्यूट किए हैं? एंग्रो होल्डिंग्स ने पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं, ईफर ने पॉइंट निकाले हैं, टीजीएल ने पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं, लकी ने पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं, पीआईबीटीएल, नेस्ले, पीएसईएल, लोटे केमिकल, एलसीआई, एसआरवीआई, एनबीपी, इन सारों ने पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं। और जो निकालने में पॉइंट्स माहिर हैं वो है ईफर्ट, एफएफसी, पीएसओ, मारी, पीपीएल, यूबीएल, बैंकल हबी, पोल, महमूद टेक्सटाइल और बिल्ला ट्रैक्टर्स लिमिटेड। तो इन सारों ने पॉइंट्स निकाले हैं और इन सारों ने पॉइंट्स जोड़े हैं। टीजीएल तारीक ग्लास लिमिटेड काफ़ी दिन से चल रहा है। अगर आप चाहते हैं मैं इस पर वीडियो बनाऊं अलग से सेपरेट फंडामेंटली तो वो भी बता दें कमेंट्स में। पीआईबीटीएल और इकोटिक का जो मामला चल रहा है उस पर अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी बता दें। तो ये दोनों अगर आप कमेंट्स करेंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा। प्रीमियम वाले ग्रुप मेंबर्स को मैंने पीआईबीटीएल के बारे में डिटेल एक अंडरस्टैंडिंग दे दी है, और अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों को भी मिले, आप लोगों ने उसके लिए कमेंट्स करने हैं। अब हमारे पास ये चूंकि टॉप कॉन्ट्रीब्यूशंस में आ गई हैं चीज़ें, अब हम थोड़ा सा फीपी लीपी को जाके देख लेते हैं कि हमारे पास फीपी लीपी क्या बता रहा है एक दो दिन से। अच्छा, चूंकि म्यूचुअल फंड थोड़ी बाइंग पे थे, अब हमारे पास 4 मार्च को म्यूचुअल फंड्स में हमने दोबारा सेलिंग देखने को मिली है। लेकिन ऑल दो जो आपके फीपीज़ हैं वो सेलिंग पे रहे हैं और जो लीपीज़ हैं वो बाइंग पे ही रहे हैं। बैंक्स ने हैवी बाइंग की है, कंपनीज ने हैवी बाइंग की है, देन इंडिविजुअल्स, इंश्योरेंस कंपनीज और एनबीएफसीज ने हैवी बाइंग की है। तो मेजरली बाइंग इंडिविजुअल्स की तरफ से देखने को मिली है। अदर स्टॉक्स में मोस्ट प्रोबेबली ये ऑटोमोबाइल्स के स्टॉक हो सकते हैं या सट्टा स्टॉक्स हो सकते हैं। सीमेंट्स में इंटरेस्टेड रहे हैं अपने इंश्योरेंस कंपनीज। ये कल का फीपीलीपी बता रहा हूँ, आज का अभी तक नहीं आया, ठीक है। कंपनीज रही हैं इंटरेस्टेड और बैंक्स रहे हैं इंटरेस्टेड। बाकी म्यूचुअल फंड्स थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं, थोड़ी सेलिंग देखने को मिली है, थोड़ी बाइंग देखने को मिली है। कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स और म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसमें आपके पास मीज़ान बैंक हो सकता है, यूबीएल हो सकता है। फर्टिलाइज़र्स भी म्यूचुअल फंड्स काफ़ी देर से उठा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली इसमें आपके पास फौजी फर्टिलाइज़र हो सकता है और मुख्तलिफ फातमा वगैरह। फूड एंड पर्सनल केयर्स में इतनी कोई खास बाइंग नहीं है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में अगेन म्यूचुअल फंड थोड़ी थोड़ी एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। इसमें मोस्ट प्रोबेबली आपके पास ओजीटीसी हो सकता है और पीपीएल हो सकता है, ठीक है। और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में म्यूचुअल फंड्स वगैरह सेलिंग पे हैं और जो बाइंग कर रहे हैं वो इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं, ठीक है।
पावर जनरेशन में अगेन म्यूचुअल फंड्स की बाइंग है, मोस्ट प्रोबेबली इसमें हपको वगैरह और इस तरह के शेयर्स हो सकते हैं, हपको हो सकता है। और टेक्नोलॉजी और बाकी टेक्सटाइल में इतनी कोई खास हमारे पास बाइंग नहीं देखने को मिली। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू हमने ले लिया है फॉरेन कॉर्पोरेट्स के बारे में। आज का पीपीली में मैं बताएंगा मजीद म्यूचुअल फंड्स के स्टांस के बारे में, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स काफ़ी 3 4 5 दिनों से बाइंग पे थे और अब आज ये कल इन्होंने सेलिंग डाली है थोड़ी, और अगर आज मजीद सेलिंग डालेंगे तो हम भी जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग पे फोकस करेंगे। ये एक चीज़ होगी हमारे पास। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्या हैं मारी के बारे में। मारी के शेयर जो आपके डायरेक्टर्स हैं और एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कंटिन्यूसली मारी के शेयर्स बाय कर रहे हैं इंटरनली। जिस तरह इन्होंने 25 शेयर पहले बाय किए थे, दैन इन्होंने 550 शेयर 550 की प्राइस पे बाय किए। देन ब्रिगेडियर साद सईद नाइक ने, रिटायर्ड ने 300 शेयर्स बाय करें। तो इस तरह ये इंटरनल बाइंग हमारी में भी चलती आ रही है। ठीक है, अभी इन वाइल हमारी के चार्ट्स के बारे में भी देखेंगे, तो लेट्स सी। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि एयरलिंक चूँकि हमारे पास डाउन जा रहा है, तो एयरलिंक में हमारे पास बहुत तगड़ी बाइंग देखने को मिल रही है, इंटरनल बाइंग ख़ास तौर पर। अगर मैं ये सारी जो आपको रिपोर्ट्स मिल रही हैं ये आपको 5 मार्च पे पब्लिश हुई हैं, और ये सारी इंटरनल बाइंग की रिपोर्ट्स हैं। अगर आप इनको खोल खोल के भी देखें तो जो एक जनाब है मुजफ्फर हयात पराचा, ये बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं। 169 पे भी इन्होंने बाई किया है एयरलिंक को। देन इन्होंने यहाँ पर 170 पे भी बाई किया है। देन इन्होंने 170 पे 1 पे भी बाई किया है। देन आगे भी मज़ीद इन्होंने बाइंग की है। यहाँ पे भी 171 पे बाई किया है इन्होंने, यहाँ पे 172 पे भी बाई किया हुआ है। देन आप देख सकते हैं मज़ीद 173 पे भी इनकी बाइंग है जनाब। ये तो हर 1 रुपये के हिसाब से बाइंग डाल रहे हैं अपनी 173 पे। देन हमारे पास इन्होंने यहाँ पर 173.9 पे भी बाई है इनकी। तो बाकी इनके रेट्स ये मौजूद हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि किन किन रेट्स पे इन्होंने बाई किया है। 177 पे भी इन्होंने बाई किया है, 178 पे भी इन्होंने बाई किया है और अभी तक ये इंटरेस्टेड है बाइंग में। और यहाँ पर 177 पे दोबारा बाई किया है। तो ये सारी उनकी बाइंग है और इतनी ज़्यादा बाइंग की है उन्होंने, और बहुत ज़्यादा इन्होंने मतलब बाइंग की है इसमें, और ख़ासकर 170s की प्राइस में। तो ये एक देखने वाली चीज़ है। इसके टेक्निकल्स के बारे में हम बाद में देखते हैं। मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि हबको पावर की सब्सिडरी ने आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट को गवर्नमेंट के थ्रू के साथ रिवाइज़ किया है। सब्सिडरी का नाम है नारोवाल एनर्जी लिमिटेड। इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए आप ये नोट पढ़ सकते हैं। आईएमएफ की चूँकि हमारे पास रिव्यू चल रहा है, तो आईएमएफ हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और गैस के टैरिफ्स पे मज़ीद नेगोशिएशन पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कर सकती है, और इसमें ज़ाहिर है कि गैस के टैरिफ्स वगैरह इंक्रीज़ होंगे, एनर्जी टैरिफ्स इंक्रीज़ होंगे, तो आपके पास जो लोन का पैसा है वो जमा होगा। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है द IMF delegation will also meet the officials of the Pakistan Bureau of Statistics and other key institutions on third day of discussions. Meetings are scheduled to various ministers including Federal Board of Revenue. ये एक चीज़ है हमारे पास। और दिस टॉक विल फोकस ऑन पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। ऑब्वियसली पावर टैरिफ्स वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस टैरिफ्स मजीद इंक्रीज़ करने का सोचेंगे। जाहिर सी बात है आईएमएफ ने अपना पैसा भी तो निकलवाना है। एंड अदर गैस इशूज़ एंड अदर रिलेटेड इशूज़। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो हमारी मार्केट को मज़ीद नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही है आजकल। जिस तरह के मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आईएमएफ के अभी रिव्यूज़ चल रहे हैं। आईएमएफ के रिव्यूज़ पर डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट ने किस तरह परफॉर्म किया था इस लोन पीरियड में, एंड देन हम मज़ीद हमें मार्केट में बूम देखने को या बस देखने को मिल सकता है। एक और न्यूज़ है हमारे पास, इंटरनेशनल कोल प्राइसेस हमारे पास 4 साल का ड्रॉप इसमें देखने को मिला है। मतलब ये कोयला सस्ता हो गया तो ऑटोमेटिकली किस सेक्टर को इसका फ़ायदा होगा, हमें पता है सीमेंट सेक्टर को इसका फ़ायदा होगा। आरिफ हबीब की रिपोर्ट है हमारे पास, यहाँ पे ग्राफ शो किया गया है जिसमें कोयले की प्राइस 4 साल में इन्होंने कहा है कि सबसे लोवेस्ट पे है। ठीक है, तो मज़ीद मेंशन किया गया है ओबियसली कोयला जब सस्ता होगा तो सीमेंट की कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, खासकर वो सीमेंट की कंपनीज़ को जो मोस्टली इंपोर्ट कर रही होती हैं कोयला। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है दिस डिक्रीजेज द कोल प्राइस विल मोस्ट लाइकली बेनिफिट साउथ बेस्ड कंपनी सच एज लकी सीमेंट, आपके पास DGKC, देन पावर सीमेंट एंड अटक पेट्रोलियम, अटक सीमेंट कंपनी लिमिटेड। मतलब साउथ बेस्ड कंपनीज को इसका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। एक चीज़ हमने ये देखने को मिली।
IMF की कंडीशंस कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान IMF कंडीशंस कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान डिग्निटी टू अवॉइड डिफ़ॉल्ट। प्राइम मिनिस्टर ने ये कुछ कहानियाँ टोरी हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो रमज़ान रिलीफ पैकेज इन्होंने अनाउंस किया है, और दूसरा इन्होंने कहा है कि जो हमने पावर IPPs का कॉन्ट्रैक्ट कैंसलेशन की थी उससे हमें 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ का फ़ायदा हुआ है, या वो हमारे पास रिकवर हुए हैं, एक तरह से इन्होंने ये आउटलाइन किया है। मज़ीद इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात की है कि हाईएस्ट करंट अकाउंट सरप्लस 20 सालों में हुआ है और 71% हमारे पास ये PSX में इंक्रीज़ देखने को मिला है। मतलब कोई इसमें वैसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। तो पाकिस्तान अर्जिस या IMF अर्जिस पाकिस्तान टू सक्सेसफुली कंप्लीट राइट साइजिंग टू कट एक्सपेंसेस। इसमें भी मज़ीद आप देख सकते हैं कि मज़ीद हमारे पास ये कौन से सेक्टर्स को टारगेट करेंगे जिन पर हमारे पास या तो वो आपको अगेन सैलरी क्लास को टारगेट करेंगे, और या तो फिर आपके ये गैस वगैरह के जो भी टैरिफ्स हैं इसको इंक्रीज़ करेंगे। पेट्रोलियम जो ऑयल एंड गैस ऑयल टैरिफ्स हैं मोस्टली उन पे इनकी अभी नज़र नहीं है। जो आपके पास अभी गैस और पावर टैरिफ्स हैं उन पे अभी फ़िलहाल ये फोकस्ड हैं। ये चीज़ें तो हमने देख ली हैं। अब मज़ीद मैं डिस्कस करता हूँ, फंडामेंटली हमने चीज़ों को थोड़ा देख लिया है, मज़ीद हम डिस्कस करते हैं पोल के बारे में। अभी जो मेरी पहली स्क्रिप्ट है पोल है। अब पोल में हमें पता है कि एक तरह से एक रेजिस्टेंस जोन इसने बनाया हुआ है, हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से रिजेक्ट होता है बार बार। उसकी मेन वजह ये भी है कि यहाँ पर आके जो पहला रिजेक्शन इसने देखने को मिला था, इसने यहाँ पर डिविडेंड अनाउंस किया था जो कि एक्स हुआ था, तो इतना बड़ा इसने ये गैप क्रिएट किया था, ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है। तो आगे हमने देखा इसने वो गैप जाके फिल भी किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि गैप फिल होते हैं। अब एक और गैप इसने दोबारा क्रिएट किया है जब इसने दोबारा डिविडेंड अनाउंस किया है, और वो गैप अभी फिल नहीं हुआ। अब मज़ीद अगर हम देखें तो ये अभी फ़िलहाल कहाँ पे खड़ा हुआ है, ये अपने अहम सपोर्ट रीजन पे खड़ा हुआ है, और अगर यहाँ से ये ड्रॉप करता है तो ये मज़ीद नीचे जो है ये 515 तक ड्रॉप कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ से सस्टेन करता है तो ये आपको ईज़िली ये गैप फिल भी होना है लाजमी, और ये आपको ईज़िली 10-15-20% के गेंस भी कैपिटल गेन में दे सकता है। तो इसमें एक अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है अगर आप एज अ स्विंग ट्रेडर बिहेव कर रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें देखने वाली है कि RSI फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड रीजन में चला गया, और इसने अपनी तो एक रेंज भी ब्रेक कर दी है। अभी 30 की रेंज ब्रेक करके 24 पे चला गया है, जो कि एक्सट्रीम बियरिश है। तो इसमें अगर यहाँ पे मज़ीद सस्टेन नहीं करता और सपोर्ट नहीं बनाता नीचे से, तो ये मज़ीद नीचे आपके पास 511 तक के रीजन में मज़ीद मिल सकता है। ठीक है, जिस तरह अगर आपने यहाँ देखा था, यहाँ पे जब इसने सपोर्ट बनाई थी तो RSI को 30 रीजन के सपोर्ट पे इसने बनाई, और फिर एक बाउंस बैक देखने को मिला। अगर आपको नहीं पता है सपोर्ट्स कैसे काम करती हैं, तो सिंपली आपने आना है जनाब मेरे यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पर आपने RSI की वीडियो मेरी सर्च कर लेती हैं, RSI ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सर्च कर लें, ट्रेड विद इर्तज़ा लिख कर, तो वहाँ पे आपको मेरी RSI की स्ट्रेटजी मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने RSI की प्रो टिप्स दी हैं आप लोगों को। तो वो ज़रूर देखें, आप लोगों को पता लग जाएगा कि RSI कहाँ पे सपोर्ट लेता है तो कहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। तो होपफुली ये आपको चीज़ समझ आई होगी, और आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि सजेस्ट यू कि आगे वो डिसीजन आपका है, आपने अपनी रिसर्च भी करनी है कि यहाँ पर आप तकरीबन 60% माल उठा सकते हैं। देन आप मज़ीद नीचे या 50% उठा सकते हैं, मज़ीद नीचे आपको तकरीबन 10% नीचे मज़ीद मिले, तकरीबन तकरीबन आपके पास 400-500 के करीब 500 के करीब मिले, तो आप मज़ीद इस पर 50% डाल सकते हैं, और ये आपको इंशाल्लाह अच्छे गेंस दे सकता है। पोल के बारे में हमने देख लिया। मैं तारिक ग्रास लिमिटेड के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, ये काफ़ी दिन से उछल रहा है, और इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है आई गेस 20% राइट नाउ, और जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा बूम देखने को मिल रहा है। RSI में एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एक बुलिश प्रेशर इसमें हमें बनता दिख रहा है। डेली RSI 77 पे है, वीकली RSI हम देख लेते हैं, वीकली RSI 76 पे है, मंथली RSI हमारे पास जनाब वो भी देख लेते हैं कहाँ पर मौजूद है, 75 पे है। तो ये एक बहुत ज़्यादा बुलिश प्रेशर है हमारे पास तारिक ग्रास लिमिटेड की तरफ से। तो इसको आवरली में शिफ्ट करते हैं, और आवरली में देखते हैं कि इसने क्या सीन किया है अभी फ़िलहाल। अगर ये आप सिनेरियो देखें तो ये आपको एक
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अगर आपको नहीं पता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है तो अगेन अब मुझे दोबारा आपको दिखाना पड़ेगा कि हम ये चीज़ें आपको ऑलरेडी बता रहे हैं। बॉस चौक क्या होता है, यहाँ पे आप बॉस चौक ट्रेड विद इर्जा लिखेंगे या फिर आप सिंपल मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे और आप प्लेलिस्ट में देखेंगे, ये मैंने बॉस चौक एक्सप्लेन किया हुआ है। आप सिंपल मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे और प्लेलिस्ट में देखेंगे और यहाँ पर प्रीमियम फ्री स्मार्ट मनी टेक्निकल एनालिसिस कोर्स मैं बना रहा हूँ। उसमें जो पहली वीडियो है उसमें मैंने बॉस चौक के बारे में एक्सप्लेन किया और ये हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अपनी ट्रेडिंग जर्नी में फ़ायदा हासिल कर सकें। तो ये इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है और यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। लेकिन इसमें एक अब चीज़ देखने वाली ये है कि क्या ये जो इसने नया हाई क्रिएट किया है ये इसको तोड़ पाएगा कि नहीं। तो ये एक इसमें एक कंसर्निंग चीज़ हमें देखने को मिल रही है। मज़ीद अगर हम देखें तो ये कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, तो इसका रिट्रेसमेंट लेवल जो बनता है वो तकरीबन तकरीबन आपका जनाब इसे फेयर वैल्यू गैप प्लस ये जो ऑर्डर ब्लॉक टाइप बना हुआ है 178 से 183 तक का रीजन एक अच्छा रिट्रेसमेंट रीजन बन सकता है। जिस तरह हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पर भी इसने रिट्रेसमेंट दिखाई और एक पुल बैक दिया। अच्छा, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, एक ये लो बना था, इधर एक हाई ये बना, एक लो ये बना, तो एक रिट्रेसमेंट लेवल एक तो ये बनता था 50% वाला, क्योंकि उसने नहीं किया। लेकिन अगर आप इधर से ड्रॉ करें तो यहाँ पर ये एग्जैक्टली 50% लेवल से रिट्रेस बैक करके वापस गया है। तो अगेन अब दोबारा 50% लेवल जो इसका बन रहा है वो 178 से 183 का रीजन बन रहा है और यहाँ से अगर दोबारा बाउंस बैक लेता है तो जिसने नया हाई क्रिएट किया है 1999 का, तो ये वो भी ब्रेक कर सकता है और आपको मज़ीद गेंस दे सकता है। ठीक है, तो अब हमने लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी देखने वाली है कि डेली में इसमें हाईली हमें आज रिजेक्शन देखने को मिली है, ऊपर की तरफ से बेरिश प्रेशर देखने को मिला है। तो और अगर गौर से देखें तो एक तरह से डॉजी टाइप ऑफ कैंडल भी देखने को मिली है और उसके बाद प्राइस ने ड्रॉप भी किया है। तो ये एक चीज़ है, अगर आप लोग यहाँ पे क्यूमुलेट करना चाहते हैं तो मस्ट लुक फॉर दिस रीजन एंड आप इसका इसमें लॉन्ग पोजीशन इस तरह खोल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा तकरीबन तकरीबन इस लो का आप रख सकते हैं जो 161.31 है। 1:1 का टारगेट मिनिमम रखेंगे आप, जो कि वो 201 रुपीज़ तक का टारगेट रहेगा और इवेंचुअली इसको आप मज़ीद भी एक्सपेंड कर सकते हैं 1:1.5 तक, जो कि 211 तक का टारगेट रह सकता है आपका। तो ये आप देख सकते हैं अगर आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट है। अगर आप एंग्रो एच की बात करें तो एंग्रो एच के बारे में भी हम देख लेते हैं कि एंग्रो एच में क्या पॉसिबल सिनेरियो बन रहा है। एंग्रो एच में मैंने मेरे ख्याल से पहले एनालिसिस किया हुआ था, तो मैं दोबारा आपको एनालिसिस कर देता हूँ। एंग्रो एच के बारे में अभी फ़िलहाल जो हमारे पास सपोर्ट जोन बनता दिख रहा है, वो जो जोन बन रहा है वो एक तो ये छोटा सा इसने जो बाउंस बैक लिया था वो जोन, ये ऑर्डर ब्लॉक का जोन, और इसी को मैं एक्सटेंड करूं तो ये एक आपके पास टेक्निकली एक सपोर्ट जोन बनता दिख रहा है। अगेन मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कहा था कि एंग्रो ने एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बनाया हुआ है और उसकी जो बेस लाइन इसने डिफाइन की हुई थी वो ये वाली बेस लाइन डिफाइन की हुई थी, और अगर मैंने कहा था इसको तोड़ेगा तो मज़ीद नीचे जा सकता है और वही हुआ हमारे पास यहाँ पर। हालांकि पॉजिटिव न्यूज़ थी लेकिन एंग्रो मज़ीद 10% 12% गिर गया। अभी हमारे पास सिचुएशन ये बनती है कि अगर यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करता है, यहाँ पर सपोर्ट बनाता है, तो यहाँ पर इसमें अच्छा पोटेंशियल है ऊपर जाने का। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास RSI भी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं, क्योंकि है तो एक सपोर्ट रीजन ही लेकिन एक माइनर सपोर्ट रीजन है। और जो इसका अच्छा सपोर्ट रीजन है वो इसका ये वाला रीजन है 160-70 वाला, और यहाँ से अगर बाउंस बैक ले तो अच्छा ले सकता है। अगेन कैपिटल गेन के लिए अच्छा स्टॉक है। अगर आप करंट प्राइस पे भी उठाना चाह रहे हैं तो अभी उठा सकते हैं इसको, चूंकि इसके डिविडेंड तो नहीं अनाउंस किया, तो कैपिटल गेन के लिए आप इसको उठा सकते हैं करंट प्राइस पे। और मज़ीद अगर टिप ले 10% तक की, तकरीबन 160 तक 162 तक आए तो आप मज़ीद इसमें एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। टारगेट्स आपके रहेंगे एटलीस्ट आपका 206 तक का टारगेट रहेगा, देन आपका 232 तक का टारगेट रहेगा, और देन आपका 250 तक का टारगेट रहेगा, और ये आपकी एक अच्छी स्किप बन सकती है। मज़ीद मारी के बारे में बात करें, मारी की चूँकि रोज़ अपडेट लाजमी होती है,
हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो फोर्स करते हैं। तो मारी की अभी वही अपडेट है हमारे पास। अभी फ़िलहाल जो रीजन इसने डिफ़ाइन किया हुआ है वो वही रीजन डिफ़ाइन किया हुआ है जहाँ से ये सपोर्ट बना रहा है और कंसोलिडेट कर रहा है उसी रीजन में। और जब तक इधर कंसोलिडेट करेगा तब तक ये हमारे पास इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ नहीं देखने को मिल सकती। मज़ीद इसको एक ट्रिगर चाहिए, कोई अपवर्ड जाने का या डाउनवर्ड जाने का, वो कुछ भी हो सकता है। वो कोई पॉलिसी हो सकती है, वो कोई नई फाइनेंशियल रिपोर्ट हो सकती है हमारी की, या कोई टैक्सेशन वगैरह, या इस तरह कोई भी न्यूज़ हो सकती है इसको अपवर्ड जाने के लिए या डाउनवर्ड जाने के लिए। तो हमारी के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट स्क्रिप्ट में डिस्कस करूँगा पोल। पोल को डिस्कस कर लेते हैं, बल्कि पोल भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो लास्ट स्क्रिप्ट मैं डिस्कस करूँगा एयर लिंक। एयर लिंक चूँकि हमारे पास एक सपोर्ट जोन पे खड़ा था और हमारे पास यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप भी देखने को मिली है, तो अभी मैं सपोर्ट जोन थोड़ा मार्क करने की कोशिश करूँ तो ये एक विक्स का जोन अगर मार्क करें तो ये एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर रहा है। और इसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। तो ये जोन जो है आपका जनाब तकरीबन 173.15 से 178.19 का जोन है। और अगर इस जोन को जब तक ये रिस्पेक्ट कर रहा है, ये एंडलिंग मजीद आपको मजीद ऊपर रख के टारगेट्स दे सकता है। और अगर हम यहाँ पर देखें, इसने एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल भी बनाई है। मोस्ट प्रोबेबली इसने यहाँ पर इस फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी ली है और इस फेयर वैल्यू गैप से माल उठाया है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँ कि ये फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं और ये यहाँ से कैसे ये स्मार्ट मनी माल उठाती है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में बताएं, और सॉरी कमेंट्स में बताएं। दैन मैं आपको उस पर वो भी अपनी प्लेलिस्ट में चीज़ ऐड कर दूंगा। बस ये इतना याद रखेंगे, जो लोग हैवी एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं वो जाहिर सी बात है वो महंगा माल नहीं उठाएंगे, वो सस्ते में ही इसको एक्यूमुलेट करेंगे। तो जिन्होंने किया भी है आज, लेकिन एयरलिंक हमें दोबारा 2.38% डाउन दिखा है। अगेन चीज़ वही है कि अगर हमारे पास इस लेवल पे सस्टेन करता है तो मज़ीद हमें अपवर्ड डायरेक्शन देखने को इसमें मिल सकती है। टारगेट्स इसके अच्छे मिल सकते हैं आप लोगों को। आपको 193 और 200 प्लस तक के टारगेट्स में देखने को मिल सकते हैं। स्क्रिप्ट में पोटेंशियल है, ऑलरेडी हमारे पास 20-30% तक रिजेक्ट कर चुकी है और इसमें अभी हमारे पास पोटेंशियल बिल्डअप हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अभी मज़ीद कन्फर्मेशन के लिए हमें इसको देखना पड़ेगा कि इसमें क्या सिनेरियो हमारे पास बनता दिख रहा है। ठीक है, तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना है तो ये बहुत अच्छी प्राइस पे आपको मिल रहा है, आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सिचुएशन है। बाकी लास्ट स्क्रिप्ट में एक डिस्कस कर लेता हूँ बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब में काफ़ी ज़्यादा लोग थे इंटरेस्टेड, तो मैं वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। बैंक ऑफ पंजाब करंटली अभी एक तरह से कंसोलिडेशन टाइप फेज में ही है, या हल्का सा ये डाउनवर्ड टाइप डायरेक्शन में जाता दिख रहा है आपको। लेकिन हमें पता है कि बैंक ऑफ पंजाब जब कंसोलिडेट करता है देन हमें एक बड़ा मूव देता है। जिस तरह इधर इसने कंसोलिडेट किया, एक बड़ा मूव दिया, ये बड़ी एक कंसोलिडेशन की, देन एक बड़ा मूव दिया। तो चूंकि आजकल मार्केट में वॉल्यूम्स भी कम है तो इस वजह से इसमें हमें थोड़ा सा मंदी टाइप देखने को मिल रही है और इसमें कोई वॉल्यूम्स वगैरह खास नहीं लग रहे और इसमें हमें एक तरह से लो इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये एक रीजन था हमारे पास, एक सपोर्ट रीजन, एक रेजिस्टेंस रीजन जिसको ब्रेक किया, उसी को दोबारा सपोर्ट बनाया और ये अपर डायरेक्शन में एक दोबारा सपोर्ट बना ली है इसने। अगर तो यही कंसोलिडेशन रिमेन सेम, अगर ये कंसोलिडेशन हमारे पास इसी तरह रहती है तो हमें मज़ीद ये अपवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा दिख सकता है। अगर ये कंसोलिडेशन ब्रेक होती है तो मज़ीद इस सपोर्ट लेवल पे भी आ सकता है, एक हल्का सा गैप क्रिएट किया है वो भी फिल कर सकता है। और अगर तो इसी रीजन में जो कि 12.23 से 12.23 से 13.26 का रीजन है, सस्टेन करता है इन दिस रमदान, और जहाँ पे वॉल्यूम्स कम लग रहे हैं, तो मज़ीद इसके जो टारगेट्स रह सकते हैं वो इजीली आपके पास 14.5-15 तक का टारगेट इजीली ये ले सकता है। ठीक है, तो ये कुछ स्क्रिप्ट्स थी आज हमने डिस्कस कर ली। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए तो मस्ट शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, और कमेंट्स में अपनी स्क्रिप्ट्स भी बताएं। हम इंशाल्लाह उसको भी टारगेट करेंगे और इंशाल्लाह उसमें भी वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, अपना प्यार ज़रूर दिखाइए चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।